तो आज हम शुरू करते हैं हमारे एग्जाम्पल्स। जो पिछली बार हमने पढ़ा था कि एक स्क्वायर के लिए उसका बाउंड्री कंडीशन क्या होता है, जब वो रेडियस में पहुंच जाता है, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर होता है, तो उस टाइम उसका बाउंड्री कंडीशन क्या होता है। तो उसी बाउंड्री कंडीशन के ऊपर बेस करके आज सवाल सॉल्व करते हैं। तो आज हमारा क्लास हम शुरू करते हैं। तो पहले ही एक सवाल लेते हैं, और वो सवाल मैं बता ही देता हूँ, वो ग्रिफिथ्स की किताब से, और मैं लिख देता हूँ सवाल जहाँ पर। और ये है, पहली बार हमारा है ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। और ये सवाल है, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, तो थोड़ा चित्र से बताता हूँ। शेप्स, बात सर्कल की चल रही है, मतलब स्क्वायर की चल रही है। तो इसी स्क्वायर में इसका जो सरफेस में पोटेंशियल, ये सरफेस है, और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, करेक्ट। ये स्क्वायर का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और इसका सरफेस में जो पोटेंशियल है वो वी नॉट है एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। और ये जो दे रखा है वी नॉट एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, वो दे रखा है के इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अब बोल रखा है कि इनसाइड पोटेंशियल inside and inside and outside the sphere। अब बोल रखा है पोटेंशियल इनसाइड एंड आउटसाइड द स्फीयर। अब इनसाइड और आउटसाइड द स्फीयर की अगर पोटेंशियल की बात करेंगे, तो पहले वही हमने जो पढ़ा था कि इनसाइड द स्फीयर क्या होता है और आउटसाइड द स्फीयर क्या होता है। तो इसका जो अगर सोल्यूशन करेंगे, तो इसका सोल्यूशन कुछ ऐसा होगा, जो पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ आर इंटू थीटा इक्वल टू हम लिखेंगे समेशन ऑफ एल इक्वल टू 0 से एल इक्वल टू इंफिनिटी ए एल इंटू स्मॉल आर टू द पावर, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, इंटू क्या लिखेंगे पी एल ऑफ कॉस थीटा, जहां पर होगा आर लेस देन इक्वल टू आर। अब इसी में उसके साथ ही लिख देते हैं आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड द स्फीयर क्या होता है, एल इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, जहां पर हो जाता है बी एल अपॉन आर टू द पावर एल प्लस 1 इंटू पी एल ऑफ कॉस थीटा, और जहां पर ये आर ग्रेटर देन आर है। और मैंने क्या बोला था, सरफेस में कंटिन्यूअस होता है, मतलब भी इनसाइड द स्फीयर इक्वल टू भी आउटसाइड द स्फीयर होता है, और उसके बाद उसका जो डिफरेंशियल है वो माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। इसी को अप्लाई करके हम इनसाइड और आउटसाइड निकालेंगे। पर कैसे निकालेंगे, ये जो एल है, ये एल बहुत सारा कोएफिशिएंट है, पर क्या क्या कोएफिशिएंट प्रेजेंट है इसको थोड़ा लिखेंगे। तो हमारे लिए गिवन क्या है, जो हमारे सरफेस का पोटेंशियल है, जहां पर मतलब वी नॉट ऑफ थीटा क्या है, जब मतलब मैं क्या बताऊं कि एट स्मॉल आर जब कैपिटल आर के बराबर हो जाता है सरफेस में, तो जी वी एज ए फंक्शन ऑफ आर थीटा वी नॉट हो जाता है एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। एज ए फंक्शन ऑफ थीटा क्यों, क्योंकि वो थीटा के ऊपर तब डिपेंड करता है, ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब जो थीटा जेड एक्सिस के साथ एंगल होता है वो, और फाई के ऊपर तो बराबर डिपेंड करता ही नहीं है। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, के इंटू के बाई 2 इंटू 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा। अब 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा क्या, हम लोग के साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बता दिए। तो इसी चीज को अब एक अच्छे से लिख सकते हैं कि के बाई 2, और ये जो 1 है इसको हम बोल सकते हैं पी जीरो ऑफ कॉस थीटा। मैंने बोला ना पी जीरो ऑफ एनीथिंग इज 1, एंड माइनस ऑफ दिस देन वी कैन राइट पी 1 ऑफ कॉस थीटा। इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। अब इनसाइड द स्फीयर, अगर स्फीयर का इनसाइड की बात करें, अच्छा अगले पेज में चलते हैं। अगले पेज में अगर मैं इनसाइड द स्फीयर की इनसाइड की बात करूं, तो v एज ए फंक्शन ऑफ r इंटू थीटा क्या हो रखा है, समेशन ऑफ l का वैल्यू 0 से इंफिनिटी इक्वल टू ए एल आर टू द पावर एल इंटू पी एल ऑफ कॉस थीटा।
पर वी नॉट एज ए फंक्शन ऑफ थीटा एक्चुअल में क्या है कि k/2 है, और जहां पर हम लिखेंगे पी नॉट ऑफ पी नॉट ऑफ कॉस थीटा, मतलब वो 1 का वैल्यू को हम लिख रखा है पी नॉट ऑफ कॉस थीटा माइनस ऑफ पी 1 ऑफ कॉस थीटा। अब इस v एज अ फंक्शन ऑफ आर थीटा को अगर हमने एक्सपांड किया, मतलब जहां पे p0 और p1 टर्म लाए, तो v एज अ फंक्शन ऑफ आर थीटा को अगर हम एक्सपांड किए, जहां पे l का कोएफिशिएंट में हम बस l इक्वल टू 0 और l इक्वल टू 1 लेंगे, तो a टू दी पावर 0 r टू दी पावर 0 p0 ऑफ cos थीटा की बात आ जाएगा प्लस a1 इंटू r टू दी पावर 1 इंटू जहां पर बात करेंगे p1 ऑफ cos थीटा। तो v एज अ फंक्शन ऑफ r इंटू थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा a नॉट इंटू p0 ऑफ cos थीटा प्लस a1 इंटू r इंटू p1 ऑफ cos थीटा। अब एट स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, जब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर होता तब जो वी नॉट एज ए फंक्शन ऑफ थीटा इक्वल टू होता, तो हम लिखते ए नॉट इंटू पी नॉट ऑफ कॉस थीटा प्लस ऑफ ए वन इंटू आर इंटू पी वन ऑफ कॉस थीटा। तो बस अब कंपैरिजन करना है, किसके साथ किसका कंपैरिजन करना है, ये जो हमारा मान लो ये हमारा पहला इक्वेशन है और ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, बस इसके साथ इसका कंपैरिजन करना है। तो जहां से हम ए नॉट का वैल्यू क्या निकालेंगे k/2, और जो a1 इंटू आर होता है वो होता है माइनस ऑफ k/2, तो a1 इक्वल टू माइनस ऑफ k/2r होता है, तो a1 इक्वल टू माइनस k/2r। तो बस अब a नॉट हो गया, अब a1 हो गया, तो इसी चीज को आप जहां पर पुट कर देंगे फिर से, मतलब अब स्मॉलर रखेंगे पर उसी चीज को पुट कर देंगे। इनसाइड द स्क्वायर v एज अ फंक्शन ऑफ r इंटू कॉमा थीटा, वो a नॉट की जगह क्या आ जाएगा k/2, है ना, k/2 इंटू पी नॉट ऑफ कॉस थीटा, और जहां पर आ जाएगा a1 की जगह आ जाएगा माइनस ऑफ k/2r इंटू स्मॉल r p1 ऑफ कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा k/2 इंटू 1 माइनस ऑफ r/r कॉस थीटा। ये हमारा हो जाएगा आंसर इनसाइड द पोटेंशियल v एज अ फंक्शन ऑफ r थीटा, हो जाएगा k/2 इंटू 1 माइनस r/r cos थीटा, स्मॉल r बाई कैपिटल R cos थीटा। वेरी गुड। अब आगे के पेज में देखते हैं कि जब हम बात आउटसाइड द स्फीयर करेंगे तब क्या होता है। आउटसाइड द स्फीयर मतलब r ग्रेटर देन r, उसके लिए v एज अ फंक्शन ऑफ r इंटू थीटा वो बी बी एल अपॉन आर टू दावर एल प्लस वन होता है, तो b0 इंटू आर इंटू पी नॉट ऑफ कॉस थीटा करेंगे, फिर करेंगे b1 अपॉन आर टू दावर 2 इंटू p1 ऑफ, ई जीरो हो गया ई वन हो गया, ठीक है। तो अब इसी चीज को उसी से कंपेयर करते हैं, ये वाला इक्वेशन से, ये एक वाला जो इक्वेशन है इससे कंपैरिजन करते हैं। तो इसको लिख लेते हैं एक बार, जो इसको अच्छा इसको पहले रेडियस में v नॉट ऑफ थीटा अगर स्मॉल आर में करेंगे तो क्या होगा v नॉट अपॉन आर इंटू पी नॉट ऑफ कॉस थीटा प्लस होगा v1 ऑफ आर स्क्वायर इंटू p1 ऑफ कॉस थीटा, और होगा v नॉट ऑफ थीटा इक्वल टू k/2 इंटू p नॉट ऑफ कॉस थीटा माइनस ऑफ, अब इसी दो को तुम कंपैरिजन करो, इसको और इसको,
के आर बाई 2 हो गया, v1 इक्वल टू माइनस ऑफ के आर स्क्वायर बाई 2। और बस इसी चीज को अब भी एज अ फंक्शन ऑफ आर इंटू थीटा जब वो रेडियस के बाहर होगा तो हो जाएगा बी नॉट इक्वल टू के आर बाई 2 इंटू आर इंटू पी नॉट ऑफ कॉस थीटा, मतलब वो 1 ही होता है। और जहाँ पे प्लस करेंगे तो जहाँ पे आ जाएगा के ऑफ आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर इंटू पी वन ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। तो जहाँ पे हम के आर बाई 2 आर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस ऑफ आर बाई आर कॉस थीटा, क्या 1 माइनस आर बाई आर। अब जहाँ पे देखो अगर तुमने स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर बसा है, अगर अगर तुम एक चीज कंपैरिजन करो, अगर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर तुमने पुट किया तो ये क्या हो जाएगा के बाई 2 इंटू 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा आ रहा है, ठीक है। अब जहां पर अगर तुमने आर बाई आर पुट किया तो ये तो कट जाएगा, ये भी 1 माइनस कॉस थीटा, बस ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे इसके ऊपर डिपेंड करके होगा, और हाँ ये थोड़ा अलग होगा अगले सवाल। अब मान लो जहां पर थोड़ा अलग तरह के सवाल होगा, मान लो जहां पर एक ऐसे एक स्फीयर पहले से ही है और उसी स्फीयर में जहां पर पोटेंशियल पहले था, अब जहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है सिग्मा नॉट एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। और इस स्फीयर का जो रेडियस है वो रेडियस हमारा कैपिटल आर है, करेक्ट। अब रिजल्टिंग पोटेंशियल इनसाइड एंड आउटसाइड द स्फीयर, अब इनसाइड और आउटसाइड द स्फीयर रिजल्टिंग पोटेंशियल क्या है। अब देखिए जब पोटेंशियल की बात होगी ना, मतलब आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी पोटेंशियल वगैरह कुछ नहीं दे रहा, तब सीधा सीधा एक्सपांड कीजिए पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन है उसके साथ कंपैरिजन कीजिए, आपको सारे वैल्यू मिल जाएगा। जब सिग्मा नॉट की बात करेंगे ना तो हम फिर से एक बार जहां पर लिख लेते हैं वही भी इनसाइड पोटेंशियल इनसाइड का कितना होगा और आउटसाइड जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, बस इतना ही पूछ रखा है। इसको मैं पूछ देता हूँ क्योंकि ये सवाल समझ गए। अच्छा आप एक बात बताइए, जब r लेस देन इक्वल टू r होगा तो जो v एज अ फंक्शन ऑफ r इंटू थीटा होगा ना, तो क्या होगा समेशन ऑफ एल इक्वल टू 0 से इंफिनिटी इंटू एल आर टू दी पावर एल इंटू पी एल ऑफ कॉस थीटा और r ग्रेटर देन इंटू पी एल ऑफ। अब ये इनसाइड वाला है ये आउटसाइड वाला है। अब मैंने क्या बोला था बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन में क्या था वी इन इक्वल टू वी आउट होगा पर एट स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। उसके दौरान अगर दोनों को इक्वल कर दिया तो ये आ जाएगा ए एल आर टू दी पावर एल इक्वल टू बी एल अपॉन आर टू दी पावर एल प्लस 1। ये हो जाएगा बी एल इक्वल टू ए एल आर टू दी पावर 12 प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा एक पहला जो कंडीशन हो गया वो बी एल इक्वल टू ए एल आर टू दी पावर 12 प्लस 1। और दूसरी क्या बताया था मैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बाहर वाला अगर मान लो इस डायरेक्शन में अंदर वाला इस डायरेक्शन में है तो मैंने बोला था कि परपेंडिकुलर ई परपेंडिकुलर आउटसाइड माइनस ई परपेंडिकुलर, मान लो ये आउटसाइड है और ये तुम्हारा इनसाइड है, इक्वल टू क्या होते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होते हैं। और सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी जो जहां पर सिग्मा नॉट एज ए फंक्शन ऑफ थीटा दे रखा है, तो इसी से हमने क्या निकाल के रखा था कि डेल वी आउट अपॉन डेल आर माइनस ऑफ डेल वी इन अपॉन डेल आर इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये करके रखा था ना। ये दूसरी बाउंड्री कंडीशन थी हमारी। तो इस बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करते हुए हम जब डेल वी
इन अपॉन डेल आर निकालेंगे तो क्या पाएंगे हम पाएंगे एल आर टू द पावर एल माइनस वन इंटू हो जाएगा तुम्हारा पी एल ऑफ कॉस थीटा, करेक्ट। और इसी में हम डेल भी आउट अपॉन डेल आर करेंगे तो ये हो जाएगा बी एल अपॉन माइनस ऑफ जहां पर कर देंगे एल प्लस वन अपॉन आर टू द पावर एल प्लस टू, और ये साथ साथ हो जाएगा पी एल ऑफ कॉस थीटा। और इसके साथ ए एल का वैल्यू अगर पुट कर देंगे, अच्छा एल का वैल्यू चलिए थोड़ा बाद में पुट करेंगे, और ये दोनों का ही वैल्यू अगर डेल भी आउट से डेल भी इन ये दोनों माइनस करना है तो ये माइनस कॉमन ले लेंगे, तो बी एल अपॉन एल प्लस वन अपॉन आर टू द पावर एल प्लस टू। और इसी टाइम इस स्मॉल आर को बदल के ना कैपिटल आर कर देना होगा, क्योंकि जब ये बाउंड्री कंडीशन हम दोनों अप्लाई कर रहे हैं ना, ये तब होती है जब वो सरफेस में बात करेंगे, तभी ना सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा। और सरफेस मतलब क्या है, एट स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल, इन दोनों में आर का जो डिफरेंशिएट करके कैपिटल आर पुट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आर टू दी पावर एल प्लस टू, और ये तुम्हारा माइनस मैंने कॉमन ले लिया। देखो छोटी छोटी कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, ठीक है। एल इंटू आर टू दी पावर एल माइनस वन हो गया, और ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस ऑफ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो दोनों तरफ तुम्हारे ये जो माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, और बी एल की जगह क्या पुट करेंगे, ए एल आर टू दी पावर टू एल प्लस वन, प्लस जहां पर भी एल इंटू आर टू दी पावर एल माइनस वन इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया, अच्छा ओके सॉरी सॉरी, और साथ में जहां पर ये तुम्हारा पी एल ऑफ कॉस थीटा था तो नीचे ये हम लिख देते हैं वन बाई पी एल ऑफ कॉस थीटा, मतलब जहां पर प्रोडक्ट था जहां पर डिवाइड करके आ गया पी एल ऑफ कॉस थीटा, तो बस। और जहां पे तुम कर सकते हो ए एल इंटू आर टू दी पावर, ये हो जाएगा एल माइनस वन, ठीक है, प्लस, और जहां पे और एक चीज एल प्लस वन तो पहले से मल्टीप्लाई था, और जहां पे हम करेंगे पी एल ऑफ कॉस थीटा, करेक्ट, ए एल आर टू दी पावर एल माइनस वन इंटू टू एल प्लस वन पी एल कॉस थीटा इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जहां पे ये जो कोएफिशिएंट है ए एल, उसको निकालना ज्यादा जरूरी है। इससे पहले एक फॉर्मूला है, वो लेजेंडरी पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला है उसका अप्लाई करते हैं, पी एल ऑफ पी एल प्राइम ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और जहां पे एक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस वन से वन, उसका वैल्यू जीरो होता है अगर एल नॉट इक्वल टू एल प्राइम हुआ। अगर एल इक्वल टू एल प्राइम हो गया तो वो हो जाती है टू बाई टू एल प्लस वन हो जाती है, ये याद रखना होगा। अब एक्स की जगह अगर कॉस थीटा पुट कर देंगे तो नॉर्मली ऐसा आ जाएगा जीरो टू पाई पी एल ऑफ कॉस थीटा, और ये दोनों का होल स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि दोनों तो बराबर है, इंटू कॉस थीटा मतलब जहां पर आ जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये बराबर आती है टू बाई ट्वेल्व प्लस वन के बराबर। बस इतना से याद रखना है, मैं इसीलिए पढ़ाते पढ़ाते जा रहा हूँ क्योंकि तुमको साथ साथ में एप्लीकेशन भी पता चलेगा, और कौन सी प्रॉपर्टी हमको याद रखना पड़ेगा वो भी तुमको उसी हिसाब से पता चलेगा। ऐसा क्या होता है कि अगर लेजेंडरी के सारे प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा दिया, नहीं, वो पहले पी एन ऑफ एक्स जैसे निकालते थे वो फॉर्मूला को, और ये जो लेजेंडरी फॉर्मूला की एक प्रॉपर्टी उसको याद रखना पड़ेगा। अब पी एल ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा मतलब दोनों तरफ हमको पी एल कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये लिखो ए एल आर टू दी पावर एल माइनस वन इंटू ट्वेल्व प्लस वन इंटू पी एल ऑफ, पी एल ऑफ कॉस थीटा, उसका मैंने एक और एक्स्ट्रा गुण करके मतलब मल्टीप्लाई करके साइन थीटा डी थीटा लिख दिया,
और मैंने इसका एक काम किया, इंटीग्रेशन कर दिया। अब इंटीग्रेशन में भी लिमिट 0 टू पाई किया, और जहाँ पे हमने 1/एप्सिलॉन किया, और ये सिग्मा सिग्मा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, तो सिग्मा नॉट थीटा इंटू पीएल ऑफ कॉस थीटा इंटू, एक काम करते हैं इसको बढ़िया से लिखते हैं, दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई करना है, तो सिग्मा नॉट ऑफ थीटा इंटू पीएल ऑफ कॉस थीटा इंटू करेंगे साइन थीटा इंटू करेंगे डी थीटा। बस इंटीग्रेशन जहां पर भी 0 टू पाई पुट करेंगे, तो ये पूरा जो जहां पर आएगा वो हो जाएगा एल 8 टू द पावर l-1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12+1, और ये मैंने क्या बोला था 0 टू पाई, ये पीएल स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा 2/12+1। सिग्मा नॉट ऑफ थीटा इंटू पीएल ऑफ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ऑफ डी थीटा। मतलब इससे हम एक कोएफिशिएंट को निकाल सकते हैं। कोएफिशिएंट निकालने के लिए हमेशा ये मेथड यूज करना, जो एल जनरल कोएफिशिएंट होता है। तो एल से जहाँ पे ये 12+1 कट जाएगा, C1 बाई हो जाएगा 2 एप्सिलॉन 8 टू द पावर l-1 हो जाती है, और ये हो जाती है 0 टू पाई इंटू सिग्मा नॉट ऑफ थीटा इंटू पीएल ऑफ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। ये हमारे एक पहला कोएफिशिएंट आ गया, 3 नंबर लिख देते हैं, ये हमारे एक पहला कोएफिशिएंट आ गया, करेक्ट। और इस कोएफिशिएंट की वजह से भी हम अंदर और बाहर पोटेंशियल निकाल सकते हैं। और बीएल तुमको पता ही है, बस जो फॉर्मूला है उस वजह से निकल जाएगा जहां पर। तो जब कोएफिशिएंट निकालना है तो दो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, एक ये वाला और एक दूसरा तुम्हारा ये बाउंड्री कंडीशन, एक दूसरा और ये तीसरा आ गया। तो एल का वैल्यू आ गया, और जहां से हम बीएल का वैल्यू भी निकाल सकते हैं इस इक्वेशन को। बस उसी को जहां पर इसको पुट कर देना है, और बाकी सब तुम्हारा हो गया। एल आ गया, उसी से बीएल तुम भी निकाल सकते हो। अब बात ऐसा है कि ये हमारे लिए जैसे एल आ गया। अब मान लो जहां पर एक मैंने ये सिग्मा नॉट एज ए फंक्शन ऑफ थीटा का एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे वहां पर पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ थीटा क्या था, के साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सिग्मा नॉट ऑफ थीटा का मैंने अगर कोई ऐसे एग्जांपल ले लिया, के ऑफ कॉस थीटा। अब के ऑफ कॉस थीटा को जैसे मैंने वहां पर पोटेंशियल के टाइम क्या लिखा था कॉस थीटा को, P1 ऑफ कॉस थीटा। तो जहां पर भी हम लिख लेंगे के P1 ऑफ कॉस थीटा, करेक्ट। के P1 ऑफ सिग्मा नॉट को हम लिख लेते हैं के P1 ऑफ कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल के टाइम हमने ऐसे लिखा था ना, देखो पोटेंशियल जब लिखे थे पिछले सवाल में, ये रहा तुम्हारा पोटेंशियल, ये लिखा था पोटेंशियल एट r इक्वल टू आर, कुछ ऐसा है। तो r इक्वल टू आर में इन दोनों को हमने बराबर करके दिखा दिया कि r इक्वल टू आर में क्या हो रहा है, अंदर वाला में क्या हो रहा है, बाहर वाला में क्या हो रहा है। और सिमिलरली जहां पर भी अगर सिग्मा नॉट दे रखा है तो ठीक है। अब एक काम करेंगे, इसी प्रॉपर्टी को जहां पर अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, एल लिखा हुआ है इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू r टू द पावर l-1 लिखेंगे, है ना। और इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई सिग्मा नॉट ऑफ थीटा की जगह हम लिख देंगे के P1 ऑफ कॉस थीटा। तो के P1 ऑफ कॉस थीटा, उसके साथ लिख देंगे PL ऑफ कॉस थीटा। अब देखो क्या होती है, अब देखो भैया साइन थीटा ऑफ डी थीटा कर दिया। मैंने पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ा के रखा था कि एल नॉट इक्वल टू एल प्राइम होगा तो हमेशा 0 होगा। तो इस एल का अगर एक छोड़कर कोई वैल्यू ले लो तो उसका इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 होगा। एकमात्र एल का वैल्यू अगर 1 लोगे तभी इस इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और एल का वैल्यू 1 लोगे तो जहां पर 1 हो जाएगा 8 टू द पावर 0, ठीक है। और ये हमारा एल है, और ये के हो जाएगा, और ये अगर 1 हो गया तो 2/3 हो जाएगा एक्चुअल में। तो 2 कट जाएगा तो k/3 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा एल है।
तो BL इक्वल टू क्या हो जाएगा, AL R टू दी पावर 12 प्लस 1 हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा ना जी, क्योंकि सेम है। और BL का वैल्यू जहां पर L का वैल्यू स्पेसिफिकली AL का जैसे ये वैल्यू आ रहा है, तो जहां पर R का वैल्यू जैसे मैंने 1 पुट कर दिया कि मतलब ये एल का एक्चुअली नहीं है, ये एल का वैल्यू करेंगे तो एक्चुअल में पहला कोएफिशिएंट का वैल्यू है, ये ए एल का वैल्यू नहीं, जहां पर भी एल का वैल्यू 1 ही है, और जहां पर भी सेम, बाकी कोई कोएफिशिएंट बचेगा ही नहीं, A1 ही है बस, बाकी कोई कोएफिशिएंट है ही नहीं, क्योंकि बाकी सारे कोएफिशिएंट के लिए तो इंटीग्रेशन जीरो, मतलब जहां पर कोई दूसरा एल ले लेंगे A2 A3 A4 A5 सबके लिए जीरो, सारे कोएफिशिएंट जीरो, बस A1 रहेगा। वैसे भी जहां पर हम B1 की बात करेंगे और जो रहेगा A1 इंटू R टू दी पावर 3, अब A1 की वैल्यू K/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू हो जाएगा तुम्हारा R क्यूब, है ना, ये हो गया। अब तुम देखो इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द पोटेंशियल आराम से निकल जाएगा, VL ऑफ थीटा समेशन ऑफ L इक्वल टू 0 करोगे, वहां पर 0 लोगे तब भी नहीं होगा, तो A1 R इंटू कॉस थीटा, ये मैंने लिखा कैसे बता दिया मैंने फॉर्मूला पहले, बस उसको ही मैंने L इक्वल टू 1 बस लिया, क्योंकि बाकी सारे L के लिए कोएफिशिएंट 0, तो बस L इक्वल टू 1 के लिए लिखेंगे, तो A1 की जगह हम लिख देंगे K/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू R इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और ये हमारे R लेस देन इक्वल टू R, वही हम R ग्रेटर देन इक्वल टू R की जब बात करेंगे तो V एज अ फंक्शन ऑफ R कॉमा थीटा में हम लिखेंगे B1 का कोएफिशिएंट K/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू R क्यूब अपॉन जहां पर लिखेंगे पहले वाला कोएफिशिएंट तो R स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, बस। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, मतलब ऐसे नहीं लिखना चाहिए एक्चुअल में, डायरेक्ट लिख दिए, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए इस चीज को कि ये तुम्हारा रखा K/3 एप्सिलॉन नॉट R क्यूब अपॉन R स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, तो K/3 एप्सिलॉन नॉट के कांस्टेंट तुम E नॉट मान सकते हो, E नॉट R कॉस थीटा जहां पर हो गया, बस। हाँ जहां पर ठीक है, आप कांस्टेंट मानने की जरूरत नहीं, KR अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा, और जहां पर तुम लिख सकते हो K इंटू R क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर कॉस थीटा, बस हो गया। बाहर और अंदर कैसे पोटेंशियल निकालते हैं, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज्यादा आसान है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, बस उसका ही थोड़ा मैनिपुलेशन है, मैं बस करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अब मान लो जहां पर ये एक स्फीयर है, उसका जो पोटेंशियल है वो V नॉट एज अ फंक्शन ऑफ थीटा ऑन द सरफेस, अब सरफेस स्फीयर स्पेसिफाइड है और कोई चार्ज नहीं, इसके इनसाइड और आउटसाइड द स्फीयर कोई चार्ज नहीं है, सो दैट जहां पर तुमको शो करने के लिए बोला है, सो दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, जो सिग्मा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा है वो है तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट बाई 2r इंटू समेशन ऑफ एल इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, और ये है तुम्हारा 12 प्लस 1 उसको होल स्क्वायर इंटू CL इंटू PL ऑफ कॉस थीटा, जहां पर जो CL डिफाइन किया जा रहा है वो है तुम्हारा इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई V नॉट ऑफ थीटा इंटू PL ऑफ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब इसी में मैं पहले ही बोलूंगा कि जहां पर जब सिग्मा की बात होगा तभी बाउंड्री कंडीशन बात करेंगे, अगर सिग्मा नहीं है तो बाउंड्री कंडीशन में मत जाओ, सीधा सीधा एक्सपांशन करना, तो बाउंड्री कंडीशन में जाएंगे, और बाउंड्री कंडीशन में पहले एक तो हम मिले थे कि पहली बाउंड्री कंडीशन AL इक्वल टू BL अपॉन R टू दी पावर 12 प्लस 1, ये तो हमको मिला ही गया था। अच्छा, अब ये सरफेस में पोटेंशियल है तो अंदर से जाओ बाहर से जाओ सरफेस बराबर होती है, तो अगर मैंने V एज ए फंक्शन ऑफ R थीटा मैंने किया, और जहां पे मेरा लिखा है समेशन ऑफ R टू दी पावर L इंटू PL ऑफ कॉस थीटा, और इसको मैंने अगर सरफेस में कर दिया तो V नॉट एज ए फंक्शन ऑफ थीटा लिखा हुआ है ना,
वो सरफेस में होगा। तो सरफेस में होगा मतलब एल हो जाएगा, जहां पर एल का वैल्यू 0 से स्टार्ट है, जहां पर एल का वैल्यू 0 से स्टार्ट है, और स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर देंगे, तभी पोटेंशियल का वैल्यू बदल जाएगा, और ये पी एल ऑफ कॉस थीटा हो गया। बहुत ही बढ़िया। अब तुम एक समझ के देखो, एल आर एल ये तो रह गया। अब जहां पर तुमको इस कोएफिशिएंट का वैल्यू निकालना है, आर एल तो कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि ये वी नॉट ऑफ थीटा, इसके साथ तुम एक काम करो, पी एल ऑफ कॉस थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये 0 टू पाई करेंगे, और ये समेशन ऑफ एल, सॉरी एल तो बाहर निकल जाएगा, आर टू दी पर एल भी बाहर निकल जाएगा, और ये तुम्हारा 0 से पाई पी एल ऑफ कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा डी थीटा, मैंने यही बोला है। और जहां पे एल का वैल्यू 0 से है, इंटू आर टू दी पावर एल है, और ये जो फंक्शन है ये 2/12+1 होगा। ठीक है, अब इसका जो नाम दे रखा है क्वेश्चन में, देखो ये वी नॉट ऑफ थीटा पी एल ऑफ कॉस थीटा, ये हमारा सी एल है। सी एल एक्चुअल में क्या है हमको पता चल गया, तो इसी से ए एल का वैल्यू भी पता चल जाएगा। तो ए एल इक्वल टू हम क्या निकालेंगे, सी एल इंटू 2l+1 अपॉन 2 ऑफ आर टू दी पावर एल, ये हमारे ये निकल गया। और सिग्मा नॉट बाई थीटा, इसको निकालना है। अब सिग्मा की बात आ गई, अब सिग्मा की बात अगर आ गई तो उसको हम कैसे निकाले थे पिछली बार, हाँ ऐसे, या कुछ ऐसे भी बोल सकते हो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इज दिस, ये वाला इक्वेशन तुमको यूज करना है, क्योंकि मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, बाकी डेल बी आउट डेल बी इन करके माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जब भी सिग्मा की बात आएगी तब भी वो दो बाउंड्री कंडीशन में रिलाई करना है ना। जहां पे मैं इसलिए समझ गया कि पोटेंशियल करना है, क्योंकि पोटेंशियल देखिए वी नॉट ऑफ थीटा सेंटर, वो रेडियस आर इक्वल टू आर में है, तो उस हिसाब से मैं जहां से इसको मैनिपुलेट, अब तुम बोलोगे मैं इनसाइड से किया, आउटसाइड से करते हो तो सेम वैल्यू आते, इसकी वजह से आउटसाइड से करते हैं तो सेम वैल्यू आते हैं। मतलब अगर तुम बोलते कि मैंने ये तो इनसाइड का फॉर्मूला यूज करके किया, ये वाला जो एक्सप्रेशन निकाला इनसाइड का फॉर्मूला, आउटसाइड का फॉर्मूला यूज करके तुम खुद कर लेना, जो बीएल वाला कोएफिशिएंट है वो सेम चीज आता है। मतलब बीएल की जगह एल अपॉन आर टू दी पावर 12+1 पुट कर देना, सेम चीज आता है। और सॉरी ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, एल की तरफ मैं लिखूंगा आर टू दी पावर 12+1 इक्वल टू बीएल। हाँ मतलब बीएल का कोएफिशिएंट यूज करके वहां पर एल आर टू दी पावर 12+1 पुट करना, तो यही आता। मतलब बाहर से जब मैंने क्या समझाया था कि अंदर से जाओ और बाहर से जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, सरफेस का पोटेंशियल बाहर और अंदर दोनों में सेम ही होता है, तो इसीलिए मैं अंदर से जाओ बाहर से जाओ, ये वी नॉट ऑफ थीटा और ये वाला रिलेशन सेम रहेगा। और ये जो मैंने यूज करने की बात कर रहा था ये वाला ए एल आर टू दी पावर एल माइनस वन 12+1 पी एल ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ए एल आर टू दी पावर एल माइनस वन इंटू 12+1 इंटू पी एल ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जो सिग्मा का वैल्यू होगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए एल की जगह आप क्या पुट करेंगे, सी एल इंटू 12+1 इंटू 2 आर टू दी पावर एल हो जाएगा, इंटू आर टू दी पावर एल माइनस वन इंटू फिर से 12+1 हो जाएगा, इंटू पी एल ऑफ कॉस थीटा इंटू एप्सिलॉन नॉट, और जहां पे 2 और ये आर हो जाएगा, और इसके अंदर हो जाएगा समेशन एल का वैल्यू 0 से इंफिनिटी, इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा 12+1 इसका होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा सी एल इंटू पी एल ऑफ कॉस थीटा। बस यही तुम्हारा आंसर है, मतलब प्रूव्ड हो गया हमारा, सही था ना। एप्सिलॉन बाय 2r एल 0 12+1 होल स्क्वायर सी एल पी एल ऑफ कॉस थीटा, एप्सिलॉन बाय 2r 12+1 का होल स्क्वायर सी एल पी एल ऑफ कॉस थीटा, बस सिग्मा का वैल्यू आ गया यहाँ से। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है।
हाँ। अच्छा, आज इतना ही सवाल रखते हैं और इसके रिलेटेड मैं अगले दिन भी सवाल कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, इसके दिन मैं अगले दिन भी सवाल कराऊंगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पर जाके सवाल पूछ लेना, इसके रिलेटेड मैं और सवाल आगे करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। जो भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक होगा, मैं ये पहली बार सीरीज चला रहा हूँ, इसका 2.0 भी आएगा, वहां पर रिवीजन सीरीज में जो भी सब्जेक्ट का जो भी टॉपिक तुम्हारा टफ लगेगा, उसी टॉपिक में ज्यादा से ज्यादा सवाल करवाएंगे, और वो भी अच्छी किताब से। तो ये मेरा पहली बार सीरीज है, तो जहां पर मैं थोड़ा थोड़ा सवाल करके सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहेगा तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें जाके अपना कोई भी सवाल हो तुम पोस्ट कर सकते हो, तुमको मैं पर्सनली उसको सोल्यूशन भेज दूंगा। पर अभी सिलेबस खत्म करने में चलते हैं, 3 क्वेश्चन कराएंगे, एक टॉपिक पढ़ाएंगे। 2.0 जब आएगा उसमें फिर से जो भी टफ टॉपिक होगा उसके ऊपर ज्यादा सवाल करवाया जाएगा, फिर भी अगर तुम पूछोगे तो मैं जरूर आंसर दूंगा। आज नया कॉन्सेप्ट में चलते हैं, उसका नाम है मेथड ऑफ इमेजेस। मेथड ऑफ इमेजेस। अब मेथड ऑफ इमेजेस सुन के सब लोग ये लग रहा है ये मिरर रख दे क्या, आईना रख दे? नहीं, आईना की तरह ही है पर आईना नहीं। इसको थोड़ा ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो कोई भी चार्ज है, एक मान लो ऐसे स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, और उसी सॉलिड स्फीयर में सारे चार्ज है क्यू। अब सॉलिड स्फीयर के सेंटर से मान लो कोई भी स्मॉल आर डिस्टेंस रखा है, एक सॉलिड स्फीयर है। अच्छा, सॉलिड नहीं, काम होलो स्फीयर ही मान लो, एक काम करते हैं उसको होलो स्फीयर ही मान लेते हैं, होलो स्फीयर मान लेते हैं। तो ये हमारा क्या रहा, ये हमारा रहा एक, ये हमारा रहा होलोस्फीयर, और इसी होलोस्फीयर में एक चार्ज रखा है क्यू। मतलब चार्ज क्यू सेंटर में नहीं रखा, इसी होलोस्फीयर को चार्ज किया गया है प्लस क्यू चार्ज में। मतलब इसको अच्छे से तुमको ड्रॉ करके दिखाते हैं। इसी होलोस्फीयर एक है ऐसे करके, उस होलोस्फीयर को मान लो पॉजिटिव चार्ज से चार्ज किया गया है, उसका रेडियस कैपिटल आर है, उसमें क्यू चार्ज में चार्ज किया गया है, और उसके सेंटर स्मॉल आर से एक डिस्टेंस है, उसमें एक पी पॉइंट, उसमें तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उस होलोस्फीयर की वजह से, वो निकालने के लिए बोल रखा है। बहुत ही आसान है, हमको पता है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, बहुत बढ़िया। ये होलोस्फीयर में चार्ज की वजह से। अब एक चीज याद रखना, अगर मान लो इस होलोस्फीयर को मैंने एक अच्छा एक चीज मुझे बताओ, ये जो होलोस्फीयर है ये कहीं ना कहीं एक कंडक्टर की तरह ही है। कंडक्टर मतलब जिसके सरफेस में चार्ज रहता है, और इस होलोस्फीयर के सरफेस में चार्ज है। ये होलोस्फीयर मतलब एक तरह के ये कंडक्टर है, उस कंडक्टर में चार्ज दिया गया है प्लस क्यू चार्ज, और प्लस क्यू चार्ज जो दे रखा है, आप देखो इस कंडक्टर का जो हर एक सरफेस का हर एक पॉइंट है उसमें पोटेंशियल क्या है, ये तो पोटेंशियल एट आर डिस्टेंस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई फील्ड एट आर डिस्टेंस। बट अगर मैंने बोला कि पोटेंशियल मान लो एट स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, उसमें कितना पोटेंशियल होगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा हर पॉइंट में पोटेंशियल। तो हर पॉइंट में पोटेंशियल इक्वल हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस, उसको बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। हमेशा याद रखना, कोई भी अगर मान लो सरफेस अगर इक्वी पोटेंशियल हुआ तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये क्लास 12 में पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि dv इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ ई डॉट dl। तो जहां पर पोटेंशियल चेंज नहीं होता तो dv भी कांस्टेंट, मतलब dv जीरो। तो ई डॉट dl में ई का वैल्यू है, dl का वैल्यू भी है, पर cos थीटा जीरो करेंगे तो थीटा 90 डिग्री। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये हमारा dl वेक्टर हो गया। तो ये डीएल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री रहेगा, तभी पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, और जहां पर भी पोटेंशियल कांस्टेंट है वही हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट 12 में पढ़ चुके हैं। तो ये कंडक्टर मान लो, कंडक्टर की भी 12 में पढ़ चुके हो कि कंडक्टर में सरफेस में चार्ज होता है, हर जगह उसका नेट पोटेंशियल बराबर होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। कंडक्टर के अंदर हमेशा हर एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, क्योंकि उसकी नेट पोटेंशियल कांस्टेंट होती है। ये किस चीज की प्रॉपर्टी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब मान लो ये मैंने इस कंडक्टर को एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, आइडेंटिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, उससे मैं बदल दिया, मतलब उससे एक्सचेंज कर दिया, उस कंडक्टर को हटा दिया, सेम रेडियस के इक्विपोटेंशियल सरफेस उसमें लगा दिया,
और उस सरफेस के अंदर, इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर मैंने एक चार्ज रखा Q बिल्कुल सेंटर में, ताकि इक्विपोटेंशियल सरफेस रहे, ऐसी जगह पर चार्ज रखना पड़ेगा ना। तो कहां पर, मान लो एक ऐसे सर्कुलर सरफेस है, उसका हर एक पॉइंट को मेरे को सेम पोटेंशियल में रखना है, ठीक है, और वो आर रेडियस है, तो चार्ज कहाँ रखना पड़ेगा, सेंटर में। तो इसकी वजह से भी स्मॉलर डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वाई क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्या समझे अब तक, क्या समझे, थोड़ा इसको बैक रिमाइंड करके फिर से देखो, समझने की कोशिश करो मेथड ऑफ इमेजेस क्या है। जैसे कि हमको बताए कोई भी एक मान लो कंडक्टर ले लिया, उस कंडक्टर में चार्ज दे रखा है प्लस क्यू, कंडक्टर के सरफेस में चार्ज है, तो उस कंडक्टर के हर एक पॉइंट में पोटेंशियल क्या है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वेरी गुड। और उस कंडक्टर के एक स्मॉलर डिस्टेंस जो ग्रेटर देन कैपिटल आर, ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द कंडक्टर, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। फिर उसी कंडक्टर को एक सेम रेडियस के इक्विपोटेंशियल सरफेस से मैंने एक्सचेंज कर दिया, सेम रेडियस मतलब आर रेडियस की इक्विपोटेंशियल सरफेस, और उसी इक्विपोटेंशियल सरफेस को अगर इक्विपोटेंशियल रखना है, उस सरफेस का हर एक जगह का पोटेंशियल अगर बराबर रखना है, तो उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर कहां पर मैं एक प्लस क्यू चार्ज रख सकता हूं, बिल्कुल सेंटर में, तभी वो सरफेस इक्विपोटेंशियल रहेगा। तो सेंटर में अगर प्लस क्यू चार्ज रखा है इक्विपोटेंशियल सरफेस का आर रेडियस में, अगर मैंने सेंटर में क्यू चार्ज रखा, तो उस चार्ज की वजह से स्मॉलर डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड वही सेम आ रहा है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अगर बाहर भी कोई चार्ज होता तो वो उस चार्ज को अगर ना हिलाते, मान लो बाहर भी चार्ज है, वो कंडक्टर में चार्ज तो है ही, इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर भी चार्ज है, पर उसके अलावा बाहर का चार्ज है, तो उस बाहर को चार्ज को मैं छेड़ता नहीं था, वो वैसा का वैसा ही था, बस उसको मैंने कंडक्टर को रिप्लेस करके इक्विपोटेंशियल सरफेस कर दिया, और इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्लेस कर दिया, कंडक्टर बना दिया आइडेंटिकल। तो भी कोई भी पॉइंट का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट पोटेंशियल कभी चेंज नहीं होता। तो मेथड ऑफ इमेजेस इसी सिद्धांत को दर्शाता है कि कोई भी मान लो कंडक्टर है ऐसे सरफेस की, अब मैं असली थ्योरी में आता हूं, इसको रिमाइंड करके समझने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो कोई भी एक कंडक्टर है ऐसे करके, और उस कंडक्टर के अंदर या मान लो तो सरफेस की, कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, उसका सरफेस में ऐसे ऐसे प्लस चार्ज है, बहुत जगह ऐसे ऐसे प्लस चार्ज है, उस कंडक्टर, ये मेरा मान लो कंडक्टर है, ऐसे ऐसे प्लस चार्ज है, मान लो Q1 चार्ज है, और जहां पे एक चार्ज है Q2, जहां पर एक चार्ज है Q3, और ये एक पॉइंट P है जहां पर पोटेंशियल समथिंग Vp है। और इसी कंडक्टर को मैंने एक बार सेम सरफेस में ऐसे ऐसे मान लो, ऐसे एक ऐसे, मतलब ये दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों आइडेंटिकल है, एक आइडेंटिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस से मैंने रिप्लेस कर दिया, और उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर मैंने ऐसी जगह पर चार्ज रखा, ये Q1 मैंने चार्ज रखा, उसकी वजह से P पॉइंट में जो पोटेंशियल और P पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वैसा का वैसा ही है, और बाहर की जो चार्ज है वो भी वैसा का वैसा ही है। बस इस कंडक्टर को मैंने सेम आइडेंटिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिप्लेस कर दिया, और उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर उतना ही चार्ज रखा जो कंडक्टर के ऊपर था। तो इसके लिए बाहर का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल बिल्कुल चेंज नहीं होता, ये इसकी सिद्धांत है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम गॉस लॉ में जानते हैं इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड। अब एक चीज देखो और अच्छे से इस चीज को समझना। अब इस कंडक्टर में मान लो कुछ ऐसा है कि चार्ज प्लस क्यू है, बहुत बढ़िया, और ये दोनों पॉइंट का मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी देर के लिए माइनस कर दिया, Q2 Q3 मैंने थोड़ी देर के लिए माइनस कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो जहां पर मैंने इस कंडक्टर के थोड़ा सा बाहर ऐसे, थोड़ा सा बाहर छोटा सा बॉर्डर ले लिया, छोटा सा बॉर्डर ले लिया, है ना, छोटा सा बॉर्डर ले लिया। अब उस छोटा सा बॉर्डर में भी कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, Q1, ऑफ कोर्स Q1 चार्ज एनक्लोज्ड है, Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, उतना ही चार्ज एनक्लोज्ड है Q1। तो Q1 अगर चार्ज एनक्लोज्ड है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड समथिंग ई डॉट, उसका साथ ds समथिंग कुछ निकलेगा ई डॉट ds। पर ये Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट कहां से लिख रहे हैं, ये कंडक्शन, ये कंडक्टर से लिख रहे हैं, क्योंकि कंडक्टर का चार्ज हमको पता है। अब मान लो उसका आइडेंटिकल शेप का मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया। अब आइडेंटिकल शेप मतलब ई डॉट ds का वैल्यू सेम होगा, किसी भी
आइडेंटिकल शेप का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा और डीएस जो वेक्टर है, वो सरफेस एरिया का जो वेक्टर है वो भी सेम होगा, क्योंकि एक जगह पर ऐसा है हमने सेम ऐसे ड्रॉ किया तो डीएस का जो वेक्टर का डायरेक्शन है वो भी सेम है। आइडेंटिकल मतलब ई डॉट डीएस का वैल्यू सेम है, पर क्यू इन में एप्सिलॉन नॉट कर दिया, तो उस आइडेंटिकल जो मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए जो इक्वेशन लिखा है, ये दोनों भी अगर लेफ्ट साइड दोनों बराबर हो रहा है ड्यू टू आइडेंटिकलिटी, आइडेंटिकल है कंडक्टर और इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये दोनों आइडेंटिकल है, ये भी गोलाकार दिखता है सर्कुलर दिखता है तो ये भी सर्कुलर दिखेगा, ये भी ट्राइंगल शेप का है तो ये भी ट्राइंगल शेप का है, ये भी अगर रेक्टेंगुलर शेप है तो ये भी रेक्टेंगुलर शेप होगा, बिल्कुल सेम है। इक्विपोटेंशियल सरफेस और कंडक्टर बिल्कुल सेम है। कंडक्टर में चार्ज ऊपर रखा हुआ है, उस चार्ज के जस्ट बाहर मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, तो उसमें आ रहा है Q1 by एप्सिलॉन इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इसके लिए भी वैलिड है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए भी। तो उसके अंदर कितना चार्ज रखेंगे, अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो अंदर वाला तो Q इन इक्वल टू Q1, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर वही सेम Q1 चार्ज ही रखना पड़ेगा, वही सेम Q1 चार्ज ही रखना पड़ेगा, तभी जाके बाहर किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले कंडक्टर के टाइम पे था वही इक्विपोटेंशियल सरफेस के टाइम पे भी रहेगा, मतलब वही है, रिप्लेसिंग वाली बात हो जाती है। बस इस मेथड को यूज कब करेंगे इतना ही हमको सीखना है, इतना ही हमको सीखना है, तो वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे अगले दिन, मेथड ऑफ इमेजेस और उसका एप्लीकेशन। आज के लिए इतना ही, और जरूर इस सवाल को प्रैक्टिस करेंगे, और जैसे कि मैंने बोला कि टेलीग्राम में अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर उसको आस्क कीजिए, सवाल उठाइए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। अगर तुमको सही में जहाँ पर फिजिक्स अच्छे से क्वालिफाई करना है गेट सीएसआर नेट में और अपने सेमेस्टर एग्जाम के लिए, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे हमको भी सपोर्ट करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, स्टे हेल्दी स्टे फिट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।